जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम में क्लास 12th के इंग्लिश का मॉडल पेपर और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। कुछ बच्चे सोचेंगे कि अभी तो सर जी बहुत टाइम बाकी है, अभी मॉडल पेपर की क्या आवश्यकता है। तो मॉडल पेपर की आवश्यकता है बच्चों, इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन का प्रारूप पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से आप लोगों को वहाँ पर उसका सॉल्यूशन देना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेंगी। साथ ही साथ आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारियों को अभी से शुरू कर देंगे और यकीन मानिए बहुत बेहतर आप करके आएंगे बोर्ड परीक्षा में। तो बच्चों, उसी क्रम में आज मैं इस टॉपिक को लेकर के आया हूँ। आप लोगों का आखिर ग्रामर और ये सारी चीज़ें जो अभी चल रही हैं, किताब वाली चीज़ें, वो सब चलती रहेंगी। उसी क्रम में मैं बच्चों यहाँ पर लेकर के आया हूँ और चलिए हम लोग देखते हैं मॉडल पेपर इसके बारे में और देखते हैं कि क्या है। अगर उससे पहले आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहे। अंत तक जुड़े रहना, काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो है क्या, क्लास 12th मॉडल पेपर, इंग्लिश मॉडल पेपर है और इसमें सेक्शन ये है। तो इस सेक्शन ये में बच्चों कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आता है और ये बता दें जो सेक्शन ये आपका होता है ये कॉम्प्रीहेंसिव होता है। इसमें कॉम्प्रीहेंशन होता है, आपकी समझ की शक्ति को देखा जाता है। तो इसमें कह रहा है बच्चों कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए, अनुच्छेद को पढ़िए केयरफुली, मतलब ध्यानपूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चंस, और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है बच्चों पैसेज जो है कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज कह सकते हैं फूलों की सेज या सुखों से भरा। तो जीवन फूलों का सेज नहीं है, अर्थात सुखों से भरा हुआ नहीं है, बट ये बेड ऑफ थॉर्न्स, थॉर्न्स मतलब कांटा, बल्कि ये कांटों का बिस्तर है, अर्थात दुखों से भरा है। मतलब जीवन सुख से नहीं भरा है बल्कि दुख से भरा है। इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स, ये खतरों से परिपूर्ण है, एंड डिफ़िकल्टीज, और मुश्किलों से, ये खतरों और कठिनाइयों से, मुश्किलों से भरा हुआ है। द हैव, दे यहाँ पर बेटा होना चाहिए, दे होना चाहिए, तो दे हैव टू बी ओवरकम, उन्हें जीता जाना है। दे हैव टू बी ओवरकम मतलब क्या होता है कि उन्हें जीता जाना है। इफ़ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि हमको जीवन में सफल होना है। क्या कहा कि यदि हमें जीवन में सफल होना है तो उन्हें जीता जाना है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप पैसेज को अच्छे से पढ़ लेंगे, इसमें जल्दबाजी मत करना, तो आप लोग अच्छा करेंगे और बेहतर सॉल्व करेंगे। इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन की दौड़ में, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क, हमें खतरे से नहीं डरना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जीवन के दौड़ में हमें खतरे से नहीं डरना चाहिए। व्हिच इज़ बट नेचुरल, जो स्वाभाविक है, जो स्वाभाविक है। भाई आपके सामने खतरे आएंगे, रिस्क आएंगे, आपको उनसे डरना नहीं, ये तो स्वाभाविक है आना। सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ, जीवन में किसी भी कार्य में सफलता, गोज टू दोज पर्सन्स, उन व्यक्तियों के पास जाती है, हु वेलकम, ये वेलकम अलग अलग हो गया, एक ही में होना चाहिए, वेलकम रिस्क, जो खतरों का स्वागत करते हैं। और क्या बच्चों, फिर पेटी डिफ़िकल्टीज मतलब थोड़ी छोटी छोटी मुश्किलें, फ्राइटन ये बीकर हर्ट, पेटी मतलब छोटी छोटी या थोड़ी बहुत, तो थोड़ी बहुत समस्याएं, मुश्किलें एक कमज़ोर हृदय वाले को, फ्राइटन मतलब भयभीत कर देती हैं, डरा देती हैं। हु इज़ नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क, जो खतरा लेने के लिए तैयार नहीं होता है। बट ब्रेव हार्ट्स, लेकिन बहादुर दिल वाले, अचीव फेम एंड ऑनर, प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं, बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, क्योंकि वे खतरा लेने में आनंद लेते हैं। जैसे उन्हें अगर उनके सामने रिस्क आता है, खतरे आते हैं, तो उसमें उन्हें मज़ा आता है। इन शॉर्ट, संक्षेप में, रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस एंड वर्क मिराकल्स,
जो खतरे होते हैं ये सफलता और कार्यों में चमत्कार लेकर के आते हैं। तो ये तो रहा पैसेज। अब इस पैसेज से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये पैसेज से संबंधित 15 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों, जिसमें आपका ये पहला क्वेश्चन जो होता है ये मतलब ये वाला आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहे हैं मैन्स लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर्स। पहले तो क्या है, हाउ इज मैन्स लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसा है। भैया मानव जीवन कैसा है, तो क्या कहा, मैन्स लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। मनुष्य का जीवन क्या है, खतरों से और मुश्किलों से, कठिनाइयों से भरा हुआ है। इट इज़ ए बेड ऑफ थॉर्न्स, ये एक दुखों का बिस्तर है, या कह सकते हैं कांटों की सेज है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। ये भी तीसरा और 3 नंबर का है। अब यहाँ पर आप देखिए, जीवन में हमें सफल होने के लिए क्या करने के लिए कह रहे हैं। हमें इन खतरों, जो हमारा जीवन में खतरे और मुश्किलें हैं, उन्हें जीतना चाहिए, और जीवन में अगर हमें सफल होना है तो वही चीज़ यहाँ पर हमने आंसर के रूप में लिखा है कि वी शुड टेक रिस्क, हमें खतरा लेना चाहिए, एंड ओवरकम देम टू सक्सीड इन लाइफ, और जीवन में सफल होने के लिए उन्हें जीतना चाहिए। तो हमें खतरा भी लेना है और उन खतरों को जीतना भी है। कहने का मतलब, अगर कोई रिस्क हमारे सामने आ रहा है किसी कार्य में, तो उसके भय से हमें अपना कार्य नहीं बंद करना चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए और उस पर विजय भी हासिल करना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों सी नंबर, कि हु आर फ्राइटेंड बाई पेटी डिफिकल्टीज। पेटी मतलब छोटी छोटी समस्याओं से, मुश्किलों से कौन भयभीत हो जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए पैसेज में आपके लिखा हुआ है कि पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन ए वीकर हार्ट, मतलब एक कमज़ोर दिल वाले को छोटी छोटी मुश्किलें भयभीत कर देती हैं। वही आंसर आपको यहाँ पर लिखना है कि पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन ए वीकर हार्ट, मतलब जो छोटी छोटी मुश्किलें होती हैं वो एक भयभीत कमज़ोर हृदय वाले को भयभीत कर देती हैं। तो छोटी मुश्किलें किसे भयभीत करेंगी, किसे डराएंगी, तो कमज़ोर दिल वाले को। हु इज़ नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क, जो खतरा लेने के लिए तैयार नहीं है, ये उसे ही डराती हैं जो खतरा लेने के लिए तैयार नहीं होता है। डी वाला कह रहा है बच्चों कि व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, बहादुर दिल वाले लोग क्या प्राप्त करते हैं। तो आप पैसेज को ध्यान दीजिए, और पैसेज में आप लोग यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड आनर, बहादुर दिल वाले प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं। तो डी वाले में बच्चों आपको वही कर देना है। क्या कर देना है, देखिए कह रहा है कि ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड आनर इन लाइफ, बहादुर व्यक्ति जीवन में प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त करते हैं। ये आपका हो गया इसका। इस प्रकार से अगर आपने इन चारों प्रश्नों का उत्तर सही सही दे दिया है तो आपका 12 नंबर हो गया। अब ई वाले सेक्शन में बच्चों आपको 3 पार्ट मिलता है 1-1 नंबर का। जैसे कह दिया गया, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिराकल, मिराकल का आप विशेषण रूप लिखिए। और यहाँ आप देखिए क्या हो गया है, यहाँ पर ये 1 नंबर का रहेगा। तो मिराकल बच्चों ये क्या है, नाउन शब्द है, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म है मिराकुलस। ये आपका वोकैब से संबंधित होता है, जिसमें आप लोगों को शब्द रचना या और चीज़ें। अब दूसरा कह रहा है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फेयर। देखिए फेयर का तो बहुत सारे शब्द होते हैं सिनोनिम्स, लेकिन पैसेज में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। तो देखिए आप लोगों ने यहाँ पैसेज में पढ़ा है, पैसेज में आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है बच्चों कि पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन, फ्राइटन मतलब डरा देती हैं, फियर मतलब भी डरना। तो कौन सा शब्द पैसेज में लिया गया भय के लिए, तो फ्राइटन लिया गया है। आपको यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्राइटन, और ये भी आपका 1 नंबर दे जाएगा। अब डी वाला मतलब इसी का ई का जो तीसरा है, उसमें देखिए व्हिच वर्ड
इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम, बनावटी या फिर मानव निर्मित, और पैसेज में आप लोगों के नेचुरल शब्द दिया गया है इसका अपोजिट, जिसका मतलब होता है स्वाभाविक या फिर प्राकृतिक। तो इस प्रकार से बच्चों जब आप इन समस्त क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो यहाँ से आपका 15 नंबर सिक्योर हो जाता है, जो कि काफ़ी आसान है। आप लोगों को पैसेज में ही इसका सारा उत्तर है। अब यहाँ से सेक्शन बी आता है, और सेक्शन बी कैसा होता है, ये राइटिंग स्किल होता है। राइटिंग स्किल मतलब कि ये आपका लेखन कौशल चेक करता है बच्चों कि आप में लिखने की क्षमता है या फिर नहीं है। और इस राइटिंग स्किल में करना क्या है, तो इस राइटिंग स्किल में बच्चों आप लोगों को बताना है, पहला जो आपसे कह रहा है राइट एन एसे ऑन एनी वन टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। कितने शब्दों में, तो 100 से 150 शब्दों में, 100 से 150 शब्दों में आप लोगों का देना है, और ये आपका होता है 10 नंबर का। एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, करना आपको है, करना आपको है, इसलिए इसे ज़ोरदार तरीके से आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। पहला मॉडल पेपर चल रहा है और यादगार होना चाहिए। आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही शानदार है। तो चलिए, इसमें टॉपिक आपको 3 दिया जाएगा, 3 टॉपिक दिया जाएगा, किसी एक को सॉल्व करना। जैसे है टेररिज्म मतलब आतंकवाद, ए थ्रेट टू मैनकाइंड मतलब मानवता के लिए खतरा, या फिर हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज, अपनी सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा कैसे करें। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, हेरिटेज मतलब विरासत, तो अपनी सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा कैसे करें। या फिर हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ, एक लंबा स्वस्थ जीवन कैसे जिएं। देखिए यहाँ पर 3 है, 3 में से कोई एक करना है। फिलहाल मैं आप लोगों को 2 करवा दे रहा हूँ, जिसमें से क्योंकि ये एस्से है, एस्से में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो पहले तो मैं टेररिज्म वाले पर करवा दे रहा हूँ। टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, कह रहे हैं टेररिज्म इज एन इलीगल एक्ट। इलीगल मतलब अनुचित, यानी आतंकवाद एक अनुचित कार्य है। आतंकवाद कैसा है बच्चों, एक अनुचित कार्य है। व्हिच एम्स टू क्रिएट फेयर एमंग ऑर्डिनरी पीपुल, व्हिच एम्स जिसका लक्ष्य है, टू क्रिएट फेयर मतलब भय उत्पन्न करना, एमंग ऑर्डिनरी पीपुल साधारण लोगों के बीच में। आतंकवाद क्या है, तो आतंकवाद एक अनुचित कार्य है जिसका उद्देश्य साधारण लोगों में भय उत्पन्न करना है। टेररिज्म इज नॉट जस्ट ए वर्ड, आतंकवाद केवल एक शब्द नहीं है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, ये मानवता के लिए एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण खतरा है। इफ ए पर्सन और ग्रुप स्प्रेड्स वायलेंस, वायलेंस मतलब हिंसा, और स्प्रेड मतलब फैलाता है। यदि कोई एक व्यक्ति या समूह हिंसा फैलाता है, राइट्स मतलब दंगे फैलाता है, बर्गलरीज मतलब चोरियां फैलाता है, रेप्स यानी कि बलात्कार, किडनैपिंग्स यानी कि बच्चों का अपहरण, फाइटिंग मतलब लड़ाई, बॉम्बिंग्स मतलब बम फोड़ना, ये सभी चीज़ अगर कोई व्यक्ति या समूह फैलाता है तो क्या होता है, ऑल ऑफ दिस इज टेररिज्म, ये सभी आतंकवाद हैं। अब देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन इंडिया, भारत में पहली बार टेररिज्म वाज कंसिडर्ड नक्सलाइट। जो आतंकवाद है वो सबसे पहले आतंकवाद कौन था, नक्सलाइट आतंकवाद था, जिसको हम लोग नक्सलवाद कहते हैं। आतंकवाद के रूप में सबसे पहले कौन सा पहचाना गया, विचार किया गया भारत में, तो वो नक्सलवादी थे। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन 1967, 1967 में, पहली बार 1967 में, सम इनहेबिटेंट्स ऑफ द बंगाल रेन, बंगाल क्षेत्र के कुछ निवासी, इनहेबिटेंट्स मतलब निवासी, वियर फ्यूरियस मतलब बहुत क्रोधित हो गए थे, बहुत घातक हो गए थे। दे केम आउट एज नक्सलाइट्स, व नक्सलवाद के रूप में आए,
टू मेक देयर पॉइंट ऑफ व्यू, अपने दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए, अपने नज़रिया को बनाने के लिए वह नक्सलवाद के रूप में बंगाल के कुछ निवासी पहली बार 1967 में सामने आए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि सम मेन काजेज ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का कुछ मुख्य कारण क्या है। भाई क्यों लोग आतंकवाद फैलाते हैं, तो देखते हैं कि क्यों फैलाते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फायर आर्म्स, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, ऑफ लार्ज क्वांटिटीज, बड़ी मात्रा में, ऑफ फायर आर्म्स मतलब हथियारों का निर्माण, हथियारों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। मशीन गन्स जैसे कि है, फायर आर्म्स हो गया, एटॉमिक बम्स हो गया, हाइड्रोजन बम्स हो गया, न्यूक्लियर वेपन्स हो गया, मिसाइल्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं। और क्या होता है, दूसरा कारण क्या है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब तीव्र जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, ग्रोथ मतलब वृद्धि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि भी क्या होती है बच्चों, इससे लोगों में संसाधन तो उतने ही हैं और उपयोगकर्ता बढ़ जाते हैं, तो लोगों में संघर्ष हो जाता है, और संघर्ष होने के कारण यहाँ भी आतंकवाद फैलता है। पॉलिटिक्स, सोशल और इकोनॉमी, कहीं ना कहीं समाज, राजनीति मतलब राजनीति, समाज और आर्थिक व्यवस्था भी आतंकवाद को प्रेरित करती है। राजनीति, मान लीजिए किसी एक पक्ष के साथ बारंबार अन्याय कर रही है तो वहाँ पर भी आतंकवाद उभरने के चांसेस हैं। समाज, अगर किसी समाज में किसी जाति को, किसी विशेष व्यक्ति को बार बार उपेक्षित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, तो वो भी आतंकवादी बन सकता है। और इकोनॉमी तो मेन कारण है। कह सकते हैं कि अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं और उसको पैसे की अत्यधिक आवश्यकता है तो वो भी आतंकवाद यानी बुरे मार्ग पर चल सकता है। और क्या बच्चों, डिससेटिस्फाइड विथ द कंट्री सिस्टम, देश की तरीकाओं प्रथाओं से असंतुष्ट होना, ये भी है। लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी, जैसे अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो एक बार सोचेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, अशिक्षित व्यक्ति वो चीज़ नहीं समझ पाएगा, तो वहाँ पर शिक्षा की कमी भी है। बैड एसोसिएशन मतलब बुरी संगति भी एक प्रमुख कारण है। और क्या है, फॉल ऑफ परस्यूशन मतलब अनुसरण में पड़ जाना, मतलब कोई अगर बुरा कर रहा है और उसी का साथ किए हैं तो उसी का अनुसरण करने लगना तो भी बुरा हो जाता है। इसके बाद और कुछ कह रहे हैं बच्चों कि अपार्ट फ्रॉम दीज मतलब इनके अतिरिक्त भी, देयर मे बी सेवरल रीजन्स, कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। क्या कहा कि इसके अतिरिक्त अन्य कई कारण भी हो सकते हैं। नाउ-ए-डेज, आजकल, टेररिज्म इज़ द फर्स्ट वेपन, आतंकवाद पहला हथियार है, क्रिएटेड टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, निर्माण करना, एंड जस्टिफाई और अपने आप को न्याय के रूप में लाना, द पॉइंट ऑफ व्यू मतलब अपने दृष्टिकोण को, अपने नज़रिया को प्रकट करने के लिए आजकल आतंकवाद एक सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा मार्ग है। जैसे पहले के समय में गांधी जी का समय याद कीजिए तो वो आंदोलन करते थे। आज के समय में क्या है कि आज के समय में किसी को अपनी बात अगर मनवानी है या अपनी कोई बात समाज तक फैलाना है तो वो आतंकवाद का रास्ता भी चुन लेता है। देयर इज़ ए सोसाइटी इनसाइड द मिलिटेंट मतलब इन काफ़ी मिलियनों लोगों के बीच में एक समाज है। द रेबिलियन मतलब क्रांतिकारी हैं, अगेंस्ट द कंट्री जो विरुद्ध कर मतलब देश का विरोध करते हैं, देश के विरोध में ऐसे समाज हैं, ऐसे क्रांतिकारी हैं, ऐसा समुदाय है जो देश का विरोध करता है। डिससेटिस्फैक्शन मतलब कि असंतुष्टि, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, रेसिज्म मतलब जातिवाद, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आर्थिक असमानता, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस मतलब भाषाई विविधता। देखिए ऑल दीज ये सभी आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स मतलब मूलभूत तत्व हैं ऑफ टेररिज्म मतलब आतंकवाद के। क्या क्या चीज़ें बच्चों, असंतुष्टि है, भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, आर्थिक असमानता है, भाषाई विविधता है। ये सभी क्या करते हैं कि देश में यानी आतंकवाद के मूलभूत तत्व होते हैं। टेररिज्म फ्लोरिसेस आफ्टर देम और
फ्लोरिश मतलब फलता फूलता है, आतंकवाद उन्हीं के पीछे उन्हीं के बाद में फलता फूलता रहता है। द राइट्स मतलब दंगे एमांग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदू और मुस्लिम के बीच में आर द मोस्ट फेमस, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब हिंदू और मुस्लिम के दंगे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या प्रसिद्ध हैं। देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड टेररिज्म, देखिए जातिवादिता और आतंकवाद में एक भिन्नता है, जातिवादिता और आतंकवाद में भिन्नता है। द राइट्स दैट टुक प्लेस इन गुजरात, वह दंगा जो गुजरात में घटित हुआ था, द डिमांड फॉर खालिस्तान मतलब खालिस्तान की मांग करना etc, ये सभी क्या है, ये आतंकवाद है। आर ऑल राइट्स ड्यू टू रीजनलिज्म, ये सभी जो दंगे होते हैं धार्मिकता के दंगे हैं, ये क्या हैं, धार्मिकता के दंगे हैं। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, इवन इन ए हरी टू मेक मनी, बहुत जल्दी जल्दी रुपए कमाने में भी पीपुल डू टेररिज्म, लोग आतंकवाद करते हैं। मतलब कुछ लोगों का सपना होता है अमीर बनने का और वो बहुत जल्दी दिखाते हैं, बहुत शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं, तो वो भी आतंकवाद में सम्मिलित हो जाते हैं। एंड दे वांट टू गेट रिच ओवरनाइट बाय डूइंग ए बैड जॉब, और वे रात भर में ही बुरा कार्य करके अमीर बनना चाहते हैं, तो वह भी आतंकवाद में जाते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि आतंकवाद तो समझ में आया, द इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का प्रभाव क्या है। भाई आतंकवाद तो समझ में आ गया, आतंकवाद के बारे में इतनी चीज़ें बताई गई, इतना पर्याप्त है, आप लोग कॉपी में भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं कि आतंकवाद जो है इसका प्रभाव क्या होता है बच्चों, तो टेररिज्म क्रिएट्स फियर इन पीपुल, आतंकवाद क्या करता है, लोगों में भय का निर्माण करता है। आतंकवाद क्या करता है, लोगों में भय का निर्माण करता है। दे फील इनसिक्योर इन दियर स्टेट दियर कंट्री, वह अपने ही राज्य में अपने ही देश में असुरक्षा महसूस करते हैं। और क्या है बच्चों, बाय चैलेंजिंग टेररिज्म मतलब आतंकवाद को चुनौती दे करके एनी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार, कैन बी एबॉन्डेंड मतलब बर्बाद हो सकती है, एबॉन्डेंड मतलब बर्बाद होना, यानी आतंकवाद को चुनौती दे करके कोई भी सरकार बर्बाद हो सकती है। और क्या है, बिकॉज ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के कारण मिलियंस ऑफ गुड्स मतलब आर डिस्ट्रॉयड, लाखों की वस्तुएं बर्बाद हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। मतलब आतंकवाद के कारण लाखों की वस्तुएं बर्बाद हो जाती हैं। एंड द लिव्स ऑफ थाउजेंड्स, और हजारों लोगों का रहन सहन ऑफ इनोसेंट पीपुल मतलब कि निर्दोष लोगों के हजारों निर्दोष लोगों का रहन सहन और लॉस्ट मतलब खो जाता है, अर्थात जीवन खो देते हैं। और क्या होता है, और होता है कि द एनिमल्स आर आल्सो किल्ड, जानवर भी मारे जाते हैं। ए डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमनिटी इज़ रेज्ड, मानवता की एक जो आश्रितता है, निर्भरता है, वो उभरती है। भैया मनुष्य क्या होता है, आतंकवाद पर निर्भर हो जाता है, स्वतंत्र नहीं रह जाता। आफ्टर सीइंग ए टेररिस्ट एक्टिविटी, एक आतंकवाद का क्रियाकलाप देखने के बाद, द सेकेंड टेररिस्ट इज आल्सो बॉर्न, एक दूसरा आतंकवाद भी उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके साथ अत्याचार हुआ, वो निर्दोष था, तो कहीं ना कहीं उसके मन में अगर बदले की भावना उठेगी तो वो भी आतंकवादी बन जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, आतंकवाद का प्रभाव होता है। और क्या है बच्चों, और है फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म मतलब आतंकवाद का रूप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड एब्रॉड, देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवाद के रूप कैसे कैसे हैं, तो देख लेते हैं। टुडे मतलब आज के समय में, टेररिज्म इज़ नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, आज के समय में आतंकवाद केवल भारत की समस्या नहीं है। आवर नाइबोरिंग कंट्री, हमारे पड़ोसी देश, एंड गवर्नमेंट्स और सरकारें एक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, आर मेकिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट टू डील विथ इट, इसके सामना करने के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं। मतलब हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हमारी सरकारें हैं,
ये इसका सामना करने के लिए, आतंकवाद का सामना करने के लिए बहुत सारे अपना प्रयास कर रहे हैं। तो ये केवल भारत की समस्या नहीं है बच्चों, विदेशों की भी ये समस्या है। और क्या कह रहे हैं कि द लार्जेस्ट टेररिस्ट मतलब सबसे बड़ा जो आतंकवादी अटैक मतलब हमला था इन द वर्ल्ड मतलब विश्व में, इज़ कंसीडर्ड माना जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मतलब विश्व व्यापारिक केंद्र का ऑन सितंबर 11 2001 11 सितंबर 2001 को। आतंकवाद का सबसे बड़ा हमला विश्व में विश्व व्यापारिक केंद्र 11 सितंबर 2001 को माना जाता है। कहाँ पर? और किसने किया था? ओसामा बिन लादेन अटैक्ड द टॉलेस्ट बिल्डिंग। ओसामा बिन लादेन ने सबसे बड़े भवन पर, विश्व का जो सबसे लंबा भवन है उस पर आक्रमण किया था इन द वर्ल्ड मतलब विश्व में मोस्ट पावरफुल कंट्री और सबसे शक्तिशाली देश में भी किया था। मतलब ओसामा बिन लादेन ने विश्व में सबसे बड़े भवन और मतलब सबसे लंबे भवन और सबसे शक्तिशाली देश पर आक्रमण किया था, काजिंग मिलियंस ऑफ कैजुअलिटीज़ एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपुल मतलब बहुत सारे मिलियनों घटनाएं हुई और उसमें हजारों लोग हु डाइड अंडर द रबल जो उसके कचरे के नीचे मर गए थे, बहुत सारी हानि हुई थी। अमेरिका हैड हिट द बिगेस्ट एनिमी इन ए फिल्मिक वे। और अमेरिका ने क्या किया? अपने सबसे बड़े शत्रु ओसामा बिन लादेन को एक फिल्म के एक नायकीय तरीके से उसका सबसे बड़े शत्रु का विनाश किया, अर्थात उसे मार दिया। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने क्या देखा? आतंकवाद से संबंधित निबंध को, एस्से को देखा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चों बात होगी तीसरा वाला, और तीसरा टॉपिक आप लोग एक बार देख लीजिए जिससे आपको याद आ जाए, नहीं तो कहेंगे सर जी ये कौन सा टॉपिक करवाने लगे। तो बेटा टॉपिक पहले आप लोग देख लीजिए तीसरा वाला, और तीसरा वाला टॉपिक ये देखिए यहाँ पर है, कौन सा है? सी वाला, हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ। इस पर अब हम लोग करने चल रहे हैं कि किस प्रकार से एक लंबा स्वस्थ जीवन जिए। तो चलिए सी वाला आंसर देखते हैं। एक में से मैंने कहा है कि 2 एस्से मैं आपको करवा दूंगा। 2 एस्से इसलिए करवा रहा हूँ कि आप की परीक्षा में जितना ज़्यादा आप एस्से पढ़े रहेंगे उतना ही बेनिफिट रहेगा। तो चलिए तीसरा एस्से देखते हैं। दूसरा मैं छोड़ रहा हूँ, उसे आप लोग करने का प्रयास करना कि अपनी सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा कैसे करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग उसे करेंगे या नहीं करेंगे। करिए तो ज़्यादा बेटर है बच्चों। टू लिव ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ, एक लंबा स्वस्थ जीवन जीने के लिए एडॉप्ट ये बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल, एक संतुलित जीवन तरीका के जीवन के तौर तरीकों का ग्रहण कीजिए। इनकम्पासिंग ए न्यूट्रिएंट्स डाइट, जिसमें क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए? एक पोषक भोजन होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज नियमित व्यायाम, एंड सफिशिएंट स्लीप और पर्याप्त नींद होना चाहिए। क्या कहा कि मतलब अगर आपको एक लंबा स्वस्थ जीवन जीना है तो आप एक संतुलित जीवन के तरीके से पोषक से परिपूर्ण भोजन कीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए और पर्याप्त नींद लीजिए। मैनेज स्ट्रेस थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग, अपने तनाव को, चिंता को, स्ट्रेस मतलब तनाव या चिंता, अपने चिंता को अपने सकारात्मक सोच से नियंत्रित कीजिए। एंड सोशल कनेक्शंस, और सामाजिक लगावों से भी इसे संबंधित कीजिए। एंड अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स, और बुरी आदतों से बचते रहें, लाइक स्मोकिंग जैसे कि धूम्रपान करना, एंड एक्सेसिव एल्कोहल, और अतिरिक्त मदिरा का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। मतलब इन समस्त चीज़ों से आप लोगों को बचना चाहिए। और क्या है बच्चों? प्रायोरिटीज कंसिस्टेंट restorative sleep and stay hydrated to support overall well-being। मतलब प्रायोरिटाइज कंसिस्टेंट मतलब जो आपकी प्राथमिकताएं हैं, आपकी प्राथमिकताओं की प्राथमिकता देना या प्राथमिक मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना। रेस्टोरेटिव स्लीप
यानी नियमित नींद लेना, एंड स्टे हाइड्रेटेड, और मतलब हमेशा पर्याप्त पानी पीना, टू सपोर्ट ओवरऑल वेल बीइंग, ये हमेशा क्या करता है, हमें एक अच्छे स्वास्थ्य में हमारी मदद करता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कैन कैच इशू अर्ली, अगर हम अपना नियमित स्वास्थ्य जांच कराते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमारी मदद कर सकता है, जो हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों का ये पहचान करने में शीघ्र मदद कर सकता है। कंट्रीब्यूटिंग टू फुलफिलिंग डिसीज़ फ्री एक्सिस्टेंस, और हमें एक क्या कर सकता है बच्चों, रोग से मुक्त जीवन प्रदान करने में अपना योगदान दे सकता है। अब देखिए डाइट एंड हाइड्रेशन, मतलब भोजन और जल। तो न्यूट्रिएंट रिच फूड्स मतलब पोषक से परिपूर्ण भोजन, जैसे कि कंज्यूम ए बैलेंस डाइट, आपको एक पर्याप्त संतुलित भोजन करना चाहिए। रिच इन फ्रूट्स, जिसमें फल की मात्रा अधिक हो, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, होल ग्रेन्स संपूर्ण अनाज, एंड लीन प्रोटीन्स, और पर्याप्त प्रोटीन। मतलब आपके भोजन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो पर्याप्त फल होना चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए, आपके समस्त प्रकार के अनाजों को आप खाते रहें, और पर्याप्त प्रोटीन भी लेते रहें, तो आप संतुलित जीवन जी सकते हैं। उसके बाद में स्टे हाइड्रेटेड, मतलब आपको पानी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, जैसे कि ड्रिंक प्लेनिटी ऑफ वाटर, आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं थ्रू आउट द डे टू कीप योर बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपरली, पूरे दिन अपने शरीर के कार्यों को उचित तरीके से चलाने के लिए आपको पर्याप्त पानी भी पीना चाहिए। उसके बाद क्या करें, फिजिकल एक्टिविटी एंड रेस्ट, मतलब शारीरिक क्रियाकलाप और आराम की भी आवश्यकता है। केवल खाने से ही स्वस्थ नहीं रहेंगे भैया, उसके साथ साथ आपको पर्याप्त शारीरिक क्रियाकलाप भी करना है और आराम भी लेना है। तो रेगुलर एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको नियमित रूप से व्यायाम करना है, जैसे इनकॉर्पोरेट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, आप नियमित शारीरिक क्रियाकलाप करते रहें, सच एज वॉकिंग, जैसे कि घूमना टहलना सुबह का, जॉगिंग मतलब दौड़ना, और योगा या फिर योगा कर सकते हैं, टू स्ट्रेंथन योर बॉडी एंड बूस्ट इम्यूनिटी, अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आप योगा कीजिए, दौड़िए, घूमिए, ये सारे कार्य आप करते रहिए। और क्या, एडक्वेट स्लीप, एडक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, ये सफिशियंट का सिनोनिम्स है, इनफ का सिनोनिम्स है। तो क्या कह रहा है बच्चों, कि आप पर्याप्त नींद, एम फॉर सफिशियंट स्लीप, पर्याप्त नींद के लिए आपका उद्देश्य होना चाहिए, और इसमें हो क्या, टिपिकली अराउंड 7 to 8 आवर्स, मतलब विशेष रूप से लगभग 7 से 8 घंटे, टू अलाउ योर बॉडी टू रिपेयर एंड रिचार्ज, अपने शरीर को क्षतिपूर्ति और पुनः ऊर्जा पाने के लिए अनुमति दीजिए, अर्थात सोइए। और क्या कह रहे हैं बच्चों, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, मतलब मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। अक्सर क्या होता है, जिनकी मानसिक विचारधाराएं सही नहीं होती हैं, जो बहुत अधिक चिंता करते हैं, वह क्या होते हैं, पागल हो जाते हैं, या उनकी मानसिक दवा चलने लगती है। तो इसलिए भी बच्चों मन को भी संतुलित रखना है, नहीं तो पता लगेगा कि पागलों की भांति इधर उधर घूमेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब चिंताओं को आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, उन पर कैसे अपना नियंत्रण कर सकते हैं। मैनेज स्ट्रेस, अपने चिंता को नियंत्रित कीजिए, संतुलित कीजिए, थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक मेडिटेशन, जैसे इन क्रियाकलापों से, कुछ क्रियाकलापों से अपनी चिंता को, अपनी मन को शांत कीजिए, जैसे कि ध्यान, मेडिटेशन मतलब ध्यान, स्पेंडिंग टाइम विथ लव्ड वंस, अपने प्रिय व्यक्तियों के साथ में जीवन व्यतीत करना, समय व्यतीत करना, आर इंगेजिंग इन हॉबीज़, या फिर अपने शौक़ में अपने आप को सम्मिलित रखना, अर्थात अपने मन को कभी भी खाली मत होने देना, क्योंकि कहा भी जाता है ना कि खाली इंसान शैतान के बराबर होता है, उसको तरह तरह की विचार आती रहती हैं। तो आप अपने पसंदीदे लोगों के साथ में रहिए, पसंदीदे आदतों का अनुसरण कीजिए,
और ध्यान कीजिए, इससे आपका मन एकाग्र रहेगा, संतुलित रहेगा। और क्या करना है, पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट मतलब क्या होता है बच्चों, कि आप अपने विचारों को, अपने भावों को हमेशा सकारात्मक रखें। जैसे कि कल्टीवेट ए पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, अपने जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण को उत्पन्न करना। एज दिस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, जैसे कि ये एक हमें महत्वपूर्ण योगदान देता है टू ओवरऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस, संपूर्ण स्वास्थ्य और खुशियों में ये अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बाद में लाइफ स्टाइल चॉइसेस, तो आपके जो जीवन के तरीकों की पसंद है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या कह रहा है, एवॉइड हार्मफुल हैबिट्स, मतलब आपको बुरे आदतों से बचना है। बुरी आदतें आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। जैसे स्टीयर क्लियर ऑफ स्मोकिंग, धूम्रपान को तुरंत छोड़ दो, उससे दूर हो जाओ। एक्सेसिव एल्कोहल, मतलब कि अत्यधिक एल्कोहल का प्रयोग करना यानी मदिरा का प्रयोग करना। कंजप्शन, मतलब उसको छोड़ दो। एंड अदर डिटरमेंटल बिहेवियर्स, और अन्य ऐसे अमानसिक या कह सकते हैं मन को भ्रमित करने वाले आदतों को छोड़ दो। दैट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट योर हेल्थ, जो आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। ऐसी चीज़ों से को आप तुरंत छोड़ दीजिए। और क्या करना है, रेगुलर चेकअप्स, मतलब आपको नियमित रूप से जांच करवानी है। जैसे शेड्यूल रूटीन हेल्थ चेकअप्स, आपको नियमित रूप से आप अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए नियम बनाइए। टू फैसिलिटेट अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली ट्रीटमेंट ऑफ एनी हेल्थ कंसर्न्स, किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं को तुरंत पहचान करने के लिए और उनका समय पर उपचार करने के लिए आप क्या कीजिए, आप तुरंत अपना नियमित कीजिए। देखिए, कोई भी रोग है, कुछ रोग ऐसे होते हैं बच्चों जिनका अगर शुरुआत में पता चल जाए तो उनका इलाज हो सकता है, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता अगर ना जांच पता बाद में। तो अगर आप नियमित जांच करा रहे हैं तो आपको जैसे ही कोई समस्या मिलेगी उसका इलाज समय पर हो जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो इस प्रकार से दूसरे वाले में जो एस्से था, एस्से वाले में बच्चों हम लोगों ने डबल एस्से देखा है। देखिए, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन जिसमें लेटर है, ये भी राइटिंग स्किल का ही हिस्सा होता है। राइट ए लेटर टू ए न्यूज़पेपर एडिटर, आप एक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। अबाउट, किस लिए, अबाउट रेगुलरली इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, बार बार बिजली कटने से बहुत परेशान है। ये समस्या लगभग सबके यहाँ होती है। तो बार बार बिजली कटने की समस्या से परेशान होने के कारण आप लोग समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। इन योर एरिया टू अट्रैक्ट अथॉरिटीज अटेंशन, अपने क्षेत्र में अधिकारियों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए आप पत्र लिखिए। अथवा क्या करना है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले के जिलाधिकारी को आप एक पत्र लिखिए। किस लिए, रिक्वेस्टिंग हर टू टैकल द ग्रिम फ्लूड सिचुएशन इन योर टाउन, अपने जो आपका क्षेत्र है उसमें क्या करना है, उस क्षेत्र में आप लोग अत्यधिक या मुश्किल समस्याओं के लिए, जो बाढ़ की समस्या है और चीज़ों की समस्या है, उससे संबंधित समस्याओं के लिए आप लोग अपने जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखिए। बता दें कि परीक्षा में ये भी आपके 10 नंबर का आने वाला है। 10 नंबर यहाँ से, 10 नंबर आपको दूसरे क्वेश्चन से, और पहले क्वेश्चन से 15 नंबर, तो 35 नंबर बच्चों आपका यहीं पर हो जाता है। इसको अगर आप तैयार करिए, देखिए इसको आप समझिए, लिखने का प्रयास कीजिए। ये आपके ऐसे प्रश्न हैं जो आपका नंबर स्कोरिंग में बहुत ही मदद करेंगे। तो चलिए, यहाँ से मैं एक करवा रहा हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से मैं दूसरा वाला करवा रहा हूँ। कौन सा, तो दूसरा वाला करवा रहा हूँ। अब इसमें करना क्या होता है, इस तरफ आपको अपना पता लिखना होता है। कोई भी पता आप लिख दीजिए, जैसे 276 ये मकान नंबर हो गया, गोमती नगर हो गया, लखनऊ यूपी हो गया,
और पत्र में जब पत्र लिखते हैं तो डेट यहीं पड़ेगा। जैसे आज की डेट मैंने डाला है 13/9/2025, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा बच्चों, इसके बाद में आप किसे भेज रहे हैं वो इधर लिखेंगे। तो जैसे टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ यूपी, मतलब जिला अधिकारी लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब इसके बाद में आप पत्र किस लिए लिखने जा रहे हैं, तो पत्र मैं इसलिए लिखने जा रहा हूँ, सब्जेक्ट है कि रिक्वेस्ट टू टैकल ग्रेन फ्लूड, यहाँ ग्रिम नहीं बच्चों ग्रेन था, ग्रेन फ्लूड सिचुएशन इन सिटी टाउन आर विलेज। मतलब मैं अपने इस शहर में जो अनाज की अतिरिक्त है यानी समस्याएं हैं, मैं उसको रोकने के लिए, उनसे व्यवस्था करने के लिए एक पत्र लिखना है। अब देखिए यहाँ से आप क्या शुरू करेंगे, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, यानी श्रीमान यानी सम्मानित श्रीमान या मैडम, I am writing to bring to your attention the severe grain flood situation in our city. मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस मुश्किल समय में जो अनाज की बर्बादी की स्थिति है अपने मेरे शहर में, हमारे शहर में, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्र लिख रहा हूँ। आप लखनऊ, मतलब यहाँ पर नेम होना चाहिए बच्चों, तो ये लखनऊ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ड्यू टू द रिसेंट हैवी रेन्स, अत्यधिक भारी बारिश के कारण, अभी हाल ही में बहुत तेज बारिश के कारण, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन स्टोर्ड इन वेरियस वेयर हाउसेज, क्या हुआ है कि अनाज की बहुत अधिक मात्रा विभिन्न गोदामों में, वेयर हाउस मतलब गोदाम, विभिन्न गोदामों में क्या हुआ है, जो संग्रहित था, हैज़ बीन डैमेज्ड, मतलब खराब हो गया है। एंड और क्या कर रहा है, खराब हो गया, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट लॉसेज फॉर फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, व्यापारियों और किसानों को एक बहुत महत्वपूर्ण या अत्यधिक हानि को आगे बढ़ाते हुए बर्बाद हो गया। द सिचुएशन इज डायर, ये स्थिति बहुत मुश्किल है। एंड इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, और तत्काल प्रभाव से कार्य की आवश्यकता है, प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज, और अधिक हानि को रोकने के लिए बहुत अत्यधिक आवश्यकता। एंड इंश्योर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिमेनिंग ग्रेन, और जो बचा हुआ अनाज है उसके पर्याप्त यानी उचित रूप से विभाजन जल्दी से अगर हो जाए, बांट दिया जाए, तो वह सुरक्षा हो सकता है। आई काइंडली रिक्वेस्ट, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ, टू डिप्लॉय द नेसेसरी रिसोर्सेज, मतलब पर्याप्त या आवश्यक संसाधनों का प्रयोग करने के लिए। एंड पर्सनल टू एड्रेस दिस इशू प्रॉम्प्टली, और इस इशू पर, इस समस्या पर आप तुरंत अपना प्रतिक्रिया करें, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मेजर्स सच एज प्रॉपर ड्रेनेज, जैसे कि उचित नालियों की व्यवस्था को जांच करें, सिस्टम मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम है, नाली की व्यवस्था है, उसकी आप जांच करवाइए। टेम्परेरी स्टोरेज फैसिलिटीज़, आप अस्थायी संग्रह की व्यवस्था करवाइए। एंड टाइमली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेन टू सेफर लोकेशन, और समय से सुरक्षित स्थान पर इस अनाज का स्थानांतरण स्थानांतरण वुड ग्रेटली हेल्प मिटिगेट द डैमेज, इस हानि को कम करने में, रोकने में बहुत अधिक मदद करेगा। योर प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन इन दिस मैटर विल बी हाईली अप्रिशिएटेड बाय द इंटायर कम्युनिटी, आपका तात्कालिक प्रयास इस मामले में, यानी इस मामले में आपका तात्कालिक प्रयास पूरे समुदाय के द्वारा बहुत अधिक प्रशंसित होगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस अर्जेंट मैटर, आप इस तात्कालिक मामले पर आपके ध्यान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स सिंसियरली, आपका भवदीय
XYZ। ध्यान रखना, यहाँ पर अपना नाम आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखना है। इसके बाद में बच्चों अब शुरू होता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में ग्रामर सेक्शन है। क्या है बच्चों? ग्रामर सेक्शन है। और इस ग्रामर सेक्शन वाले में पहला जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है तो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या करना है बच्चों? सही विकल्प का चयन करना है। जिसे कहा गया दैट व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, वह जिसे सुधारा नहीं जा सकता है क्या कहलाता है? जिसे सुधारा नहीं जा सकता वो क्या कहलाता है बच्चों? इनकरेक्टेबल, या फिर इनकरेक्टेबल, या इनकरेक्टेड, या इनकरेजिबल। तो बच्चों जिसे सुधारा नहीं जा सकता है उसको कहते हैं इनकरेजिबल। इनकरेक्टेबल नहीं कहा जाता है। इसका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा और आपको आंसर में लिख देना है चौथा वाला ऑप्शन। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द फ्रेज, फ्रेज है एक वाक्यांश है, ए बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब झगड़े की हड्डी, झगड़े की हड्डी। इसका अर्थ क्या होता है? क्वेरलसम यानी झगड़ालू होता है, या ए डिस्ट्रीब्यूटिंग मैन होता है यानी झगड़ालू, डिस्टर्बिंग मैन मतलब परेशानी करने वाला व्यक्ति, या फिर रीज़न ऑफ क्वेरल मतलब झगड़े का कारण, या फिर विद ये रीज़न एक कारण के साथ। तो मान लीजिए एक हड्डी है बच्चों और दो कुत्ते हैं, दोनों कुत्ते आपस में उसी हड्डी के लिए लड़ रहे हैं, तो वो हड्डी क्या होगी? झगड़े का एक कारण होगा। तो क्या हो जाएगा? रीज़न ऑफ क्वेरल, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है बच्चों कि सिनोनिम्स ऑफ बेन इज, बेन का सिनोनिम्स क्या है, पर्यायवाची क्या है? तो आप लोगों ने एक एस्से के बारे में पढ़ा होगा, साइंस ए बून और बेन, मतलब विज्ञान एक वरदान या अभिशाप। तो बेन मतलब अभिशाप होता है। क्या बैनिस होगा, या बैनर होगा, या बैन होगा, या कर्स होगा? तो बच्चों कर्स मतलब अभिशाप और बेन मतलब भी अभिशाप, इसलिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर डी वाले में कह रहा है प्यारे बच्चों कि ऑलवेज स्पीक ये ट्रुथ, सदैव सत्य बोलिए, सदैव सत्य बोलिए। अब व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस वाक्य में गलती कहाँ है? कौन से भाग में, कौन से शब्द में गलती है? क्या ऑलवेज में गलती है, या ट्रुथ में गलती है, या स्पीक में गलती है, या फिर ए में गलती है? तो देखिए यहाँ पर ए ट्रुथ गलत है बेटा, होना क्या चाहिए? यहाँ पर द ट्रुथ होना चाहिए। तो इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और इसमें ई वाला यानी कि पांचवा नंबर कह रहा है कि द एंटोनिम्स ऑफ एनिशियंट इज, मतलब एनिशियंट मतलब होता है प्राचीन, तो प्राचीन का विलोम क्या होगा? ओल्ड होगा, या फिर एसेंट होगा, या डिसेंट होगा, या मॉडर्न होगा। एनिशियंट मतलब प्राचीन, मॉडर्न मतलब आधुनिक। तो ये आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो आपने अभी चौथा क्वेश्चन किया है, ये चौथे क्वेश्चन में प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न 2-2 नंबर का है। 5 नंबर आप लोगों ने यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखा 2-2 नंबर का, तो ये टोटल बच्चों आपका 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाएगा। ये भी ध्यान रखना, जनरली क्या होता है जो MCQ होते हैं 1 नंबर के होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक MCQ 2 नंबर का, यानी अगर आपका एक क्वेश्चन सही हुआ तो 2 नंबर आएगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 2 नंबर जाएगा भी। इसे भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं यहाँ पर ग्रामर का ही सेक्शन, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेंज एनीवन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, किसी एक को क्या करना है? इनडायरेक्ट में बदलना है, नकारात्मक में, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। जैसे पहला वाक्य कह रहा है ही सेड, ये भी आपका 2 नंबर का है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अच्छा एक काम आप लोग कीजिए, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और सभी लोग तेज़ी के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर हम आगे लेकर के चलते हैं। तब तक मैं इसको बता रहा हूँ। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। इनडायरेक्ट बनेगा बच्चों तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा? ही
टोल्ड, सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी हो जाएगा। उसके बाद में एसर्टिव होने पर कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंजिंग होगा सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट पर क्या लिखा हुआ है, तो ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। आई के साथ सेल था, ही के साथ विल होगा, और ये वाला आपका पास्ट में है तो विल का पास्ट रूप वुड हो जाएगा। हेल्प हो जाएगा यू, यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, चेंजिंग होगा मी से, ऑब्जेक्ट से होगा, तो सेकंड पर्सन का चेंजिंग ऑब्जेक्ट से होगा जब, तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो बना क्या बच्चों, क्या बन गया कि ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, उसने मुझे बताया कि वह मेरी मदद करेगा। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है इसी में, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो कृपया मेरी मदद करो ये क्या है, ये आपका एसर्टिव नहीं है बल्कि इम्परेटिव सेंटेंस है। तो जब इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा उसमें, ही रिक्वेस्टेड, प्लीज़ लगा है तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि निवेदन हो रहा है, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे निवेदन किया। किस लिए निवेदन किया, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। प्लीज़ को हटा देंगे और मी की चेंजिंग कहाँ से होगी, ही से होगा तो हिम हो जाएगा, तो क्या हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों का पूरा पढ़ाया जा चुका है, चैनल पर प्लेलिस्ट भी अलग बना हुआ है, तो अगर आप लोगों को कोई कठिनाई होती है तो आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला प्लेलिस्ट से पूरा एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। इसके बाद में देखिए बच्चों, कंबाइन करने के लिए कह रहा है, और कंबाइन करने की क्लास यानी कि ये सिंथेसिस वाले से है प्यारे बच्चों, और सिंथेसिस जो आप लोगों का है ये अभी कल से मैंने शुरू किया है, जिसमें ये आपका 2 नंबर का आता है, और इस सिंथेसिस वाले सेक्शन में आपको मैंने सिंपल वाला कल ही बता दिया था। यहाँ पर कह रहा है कि आपको जैसा भी जोड़ना है, जैसा निर्देश दिया गया है। ही इज़ वेरी फैट, वह बहुत मोटा है, और ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता है। अब इसको क्या करना है, इसको सिंपल में बदलना है। किस में बदलना है बच्चों, सिंपल में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट, वह दौड़ने के लिए बहुत अधिक मोटा है। क्या बना कि वह दौड़ने के लिए बहुत अधिक मोटा है। और इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये हमारा बन गया सिंपल सेंटेंस। आप अगर इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना। और ये क्या कह रहा है, सी इज़ रिच, वह अमीर है, सी इज़ नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यानी कि मिश्रित वाक्य में। तो करना क्या है बच्चों, वह अमीर है और खुश नहीं है, दोनों थोड़ा विरोधी लग रहे हैं, तो दो का प्रयोग कीजिए, दो सी इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, सी इज नॉट हैप्पी, फिर भी वह खुश नहीं है। क्या बना कि यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है, और ये आप लोगों का बन गया कौन सा, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस प्रकार से 2 नंबर हम लोगों का यहाँ से भी स्कोर हो गया। इसके बाद में बच्चों जो सी वाला आप लोगों का आता है, इसमें क्या करना होता है, सी वाला कह रहा है चेंज एनीवन एज डायरेक्टेड, कोई एक आप बदलिए जैसा आपको निर्देश दिया गया है। और मैं बता दूं आप लोगों का ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले से होता है, ये भी 2 नंबर का होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एक आपका वो है, चैप्टर है कि वाक्यों का रूपांतरण, और ये उसी से संबंधित है बच्चों। दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, वह सभी दुकानें बंद कर देंगे। अब इसका पैसिव वॉइस में बदलना है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में ही पैसिव वॉइस भाग है, और पैसिव वॉइस मैंने आप लोगों को अलग से पढ़ा रखा था, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन वाले में नहीं पढ़ाया है। तो पैसिव में क्या करना होता है, ऑल द शॉप्स यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है इसे आप पहले ले आइए, तो ऑल द शॉप्स, उसके बाद में क्या होगा बच्चों, तो विल बी हो जाएगा और क्लोज्ड हो जाएगा। ऑल द शॉप्स विल बी क्लोज्ड बाई देम, मतलब सभी दुकानें उनके द्वारा बंद कर दी जाएंगी। क्या हो जाएगा बच्चों कि सभी दुकानें उनके द्वारा बंद कर दी जाएंगी, ये बन गया पैसिव। अब मान लो पैसिव आप नहीं बना सकते हैं,
उसका, तो आप इसे बना लीजिए। इसमें क्या कह रहा है, पुअर्टी इज़ रियली ए कर्स, यानी गरीबी वास्तव में एक अभिशाप है। इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बनाना है। और आपको मैं बता दूं बच्चों, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों का पढ़ाया जा चुका है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जा चुका है। हाल ही में अभी परसों ख़त्म हुई है उसकी क्लास, तो आप लोग एक बार उस क्लास को ज़रूर पूरा संपूर्ण देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग उसे देख लीजिए। अब आंसर में क्या हो जाएगा, जैसे जब ए कर्स है तो यहाँ पर व्हाट ए लग जाएगा, और उसके बाद में जो रियली आप देख रहे हैं या वेरी देख रहे हैं या ग्रेट देख रहे हैं, इसके रियली ये या व्हाट ए इस सब के यहाँ पर लग गया। अब लिखेंगे कर्स, तो व्हाट ए कर्स पुअर्टी इज, मतलब कितनी बड़ी अभिशाप है गरीबी। ये आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन का बन गया और 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों कह रहा है करेक्ट एनी वन सेंटेंस, किसी भी एक वाक्य को आपको सही करना है। सिंटेक्स का पार्ट है जो कि अभी नहीं पढ़ाया गया है, ये भी हाल ही में आपको पढ़ा दिया जाएगा जल्द ही। कह रहे हैं कि प्लीज़ नॉक ऑन द डोर, इसमें गलती कहाँ है, तो ये मतलब दरवाजे पर खटखटाइए, तो आन लगेगा, क्या लगेगा बच्चों, आन लगेगा। आन गलत होगा, आन के जगह पर क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि कोई दरवाजे के ऊपर नहीं खटखटाएगा। आन मतलब क्या, ऊपर होता है जब एक के ऊपर दूसरा स्थिर हो, एक दूसरे को छू रहे हों, तो आन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या कर देना है, प्लीज़ नॉक एट द डोर, कृपया दरवाजे पर खटखटाइए, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये आप लोगों का सही वाक्य हो गया। अथवा दूसरा भी है, कोई एक करना होता है तो दूसरे में क्या कह रहा है बच्चों कि आई एम टू हैप्पी टू सी यू, मैं आपको देख करके बहुत अधिक खुश हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये वाक्य देखने में तो सही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपको देख कर बहुत खुश हूँ, अर्थ बन रहा है, ये नहीं कि आपको देखने से मैं खुश नहीं हूँ। तो इसलिए टू को यहाँ से हटाएंगे, इसके स्थान पर बेरी कर देंगे। अब क्या हो गया कि मैं आपको देख करके बहुत खुश हूँ, और ये निगेटिव सेंस में था बच्चों कि मैं आपको देखने से खुश नहीं हूँ, मतलब मैं इतना खुश हूँ कि आपको देख नहीं सकता, इस तरीके से इसका बनता, तो ये आपका गलत था। यहाँ वाले टू के जगह पर वेरी कर दीजिए, और ये आपका क्या बन गया, सही वाक्य बन गया। अब इसके बाद में बच्चों ई वाले में यूज़ एनी वन पेयर इन योर सेंटेंस टू मेक डिफरेंस इन देयर मीनिंग, उनके मतलब आप किसी एक जोड़े को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए और उसके अर्थ को भिन्नता दिखाई दे। जैसे कैरियर और कैरियर, एक कैरियर मतलब होता है अनुभव, और एक कैरियर मतलब होता है जो कोरियर, जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि सामान ले जाने वाला। एक कैरियर का मतलब ले जाना, ले जाने वाला, बाद वाले इस कैरियर का मतलब होता है ले जाने वाला, और इसका मतलब होता है कार्यानुभव, और या फिर और। तो चलिए एक मैंने करवा दिया है कैरियर वाला। कैरियर वाले में क्या है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि कैरियर मतलब सी डिसाइडेड टू परस्यू ए कैरियर इन मेडिसिन, उसने दवाओं में अपना कैरियर का अनुसरण करने का निर्णय लिया। ऐसे वाक्य प्रयोग केवल करना है। या फिर ये कैरियर है मतलब ले जाने वाला, तो द कैरियर डिलीवर्ड द पैकेज ऑन टाइम, ले जाने वाले ने, जो सामान का ले जाने वाला है, कैरियर बॉय है, उसने सामान को क्या किया, सही समय पर उस पैकेज का डिलीवरी कर दिया। तो ये बच्चों हम लोगों का ग्रामर सेक्शन में से चौथा और पांचवा क्वेश्चन हो गया, जो हम लोग अब तक 20 नंबर का कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं ट्रांसलेशन वाले पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, और बच्चों ये आपका होता है 5 नंबर का। 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। देखिए एक एक सेंटेंस पढ़ते चल रहे हैं और एक एक सेंटेंस का आपको ट्रांसलेशन भी बताते चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 व्यक्ति यानी 2 men वी आर ट्रेवलिंग टूगेदर, साथ साथ यात्रा कर रहे थे। फिर क्या हुआ बच्चों, फिर है कि रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। तो रास्ते में यानी कि क्या होगा, इन द वे, अर्थात रास्ते में क्या हुआ, दे, यहाँ पर दे होना चाहिए बच्चों, और क्या पाया, अवसर, तो दे गॉट चांस टू स्टे इन एन इन। देखिए आई डबल एन इन का मतलब होता है सराय,
यानी रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। तब क्या होता है, उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली। तो किसे मिला, उनमें से एक को। किसे मिला बच्चों, उनमें से एक को। तो वन ऑफ देम क्या किया, थैली पाया। तो गॉट ए बैग, कैसा, रुपयों से भरी हुई। तो फुल ऑफ रुपीज, कहाँ पर, गेट पर, सराय के गेट पर। तो एट द गेट ऑफ इन, यानी वन ऑफ देम गॉट ए बैग फुल ऑफ रुपीज एट द गेट ऑफ इन। अब क्या होता है, जब रुपए की थैली मिलती है तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, यानी द अदर मैन सेड, इन रुपयों को बराबर बांट लें। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यानी अदर मैन सेड, दूसरे व्यक्ति ने कहा, लेट अस डिस्ट्रीब्यूट, आओ बांट लें, दीज रुपीज, इन रुपयों को, इक्वली मतलब बराबर, आओ इन रुपयों को बराबर बांट लें। अब इस पर क्या होता है, क्या होता है, तब पहले व्यक्ति ने कहा, थैली मुझे मिली है, अतः इसमें से तुम्हारा भाग बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों कि पहले व्यक्ति ने कहा, यानी द फर्स्ट मैन सेड, पहले व्यक्ति ने क्या कहा, थैली मुझे मिली है, अर्थात आई हैव गॉट द बैग, थैली मैंने पाया है, अतः इसमें से तुम्हारा कोई भाग नहीं है, भाग बिल्कुल भी नहीं है। सो इसलिए देयर इज नो पार्ट, कोई भाग नहीं है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, इसलिए तुम्हारे लिए कोई भी भाग बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या होता है, इस पर दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया। इस पर क्या हुआ बच्चों, दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया। तो एट दिस क्वेरल बिगेन, इस पर झगड़ा आरंभ हो गया, बिटवीन देम, उनके बीच में, इस पर उनके बीच में झगड़ा आरंभ हो गया। अब क्या कह रहे हैं, दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां पुलिस आ गई और थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई। तो दोनों को लड़ता हुआ देखकर, अब यहाँ देखिए, ऑन सीइंग मतलब देखकर, क्वेरलिंग मतलब लड़ते हुए, बॉथ मतलब दोनों को, यानी दोनों को लड़ते हुए देखकर वहाँ पुलिस आ गई। तो द पुलिस केम देयर, पुलिस वहाँ आ गई और क्या किया, और थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई। एंड ब्रॉट द मैन विद द बैग, और थैली वाले व्यक्ति को ब्रॉट, अच्छा ये ब्रॉट लिखा हुआ, ब्रॉट मतलब लिवा ले गई, टू पुलिस स्टेशन मतलब पुलिस स्टेशन पर लिवा ले गई। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से थाने जाने की प्रार्थना की। तब क्या हुआ, तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से थाने जाने की प्रार्थना की। देन तब द मैन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, उस व्यक्ति ने अपने साथी से प्रार्थना किया, कहाँ, टू कम पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन आने के लिए। उस व्यक्ति ने अपने मित्र से पुलिस स्टेशन आने के लिए प्रार्थना किया। अब क्या होता है, इस पर उसके मित्र ने कहा, इस पर उसके मित्र ने क्या कहा, तो इस पर उसके मित्र ने कहा, यानी कि एट दिस, इस पर हिज फ्रेंड सेड, उसके मित्र ने कहा, और क्या कहा कि यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है तो मैं थाने क्यों चलूं। यदि, यदि के लिए इफ लगाएंगे, इफ देयर इज नो पार्ट ऑफ माइन इन दिस बैग, यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, व्हाई आई शुड वॉक टू पुलिस स्टेशन, तो मुझे पुलिस स्टेशन क्यों जाना चाहिए। और इसके बाद क्या हुआ बच्चों, इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया। तो अब इसके लिए क्या होगा, यानी कि सेइंग दिस, यह कहकर, ही वेंट टू हिज सिटी, वह अपने शहर चला गया। इस प्रकार से जब आप किसी भी ट्रांसलेशन वाले सेंटेंस को पढ़िए और थोड़ा थोड़ा करके बनाते चलेंगे, आसानी से बनता जाएगा। सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी क्या कह रहा है बच्चों, सेक्शन डी कह रहा है, यहाँ पर आपका बुक वाला संबंधित है, लेसन से संबंधित, और पूरा सेक्शन डी आपका 40 नंबर का होता है। कितने नंबर का, 40 नंबर का।
आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है बच्चों, और 2 क्वेश्चन करना होता है। कह रहा व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। एम हैमिल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। एम हैमिल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। अथवा आप क्या कर सकते हैं, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, चूहेदानी विक्रेता कौन था, हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था। तो करना क्या है बच्चों, करना ये है कि देखिए पहले मैं एम हैमिल वाला बता रहा हूँ कि एम हैमिल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में कहा क्या था। देखिए एम हैमिल ने सिखाया, बताया कि दैट मतलब कि लैंग्वेज इज सेंट्रल टू वंस आइडेंटिटी। लैंग्वेज मतलब भाषा, इज सेंट्रल मतलब केंद्र है, टू वंस आइडेंटिटी किसी के पहचान का, कल्चर मतलब संस्कृति का, एंड हेरिटेज और विरासत का। एम हैमिल ने बताया कि भाषा किसी भी व्यक्ति की संस्कृति, विरासत और पहचान का केंद्र है, एंड और इट सर्व्स एज ए की टू फ्रीडम, ये स्वतंत्रता की एक चाबी के रूप में सेवा करता है। इवन व्हेन ये पीपुल आर इंस्लेव्ड, जब एक व्यक्ति गुलाम भी बना लिया जाता है, एक जनता गुलाम बना ली जाती है, तो भी ये उस समय एक चाबी के रूप में क्या करता है, लोगों की मदद करता है। ही डिस्क्राइब्ड, उन्होंने बताया कि फ्रेंच माने फ्रांसीसी भाषा को, उन्होंने फ्रांसीसी भाषा का वर्णन किया एज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, मतलब सबसे अधिक स्पष्ट और सबसे अधिक तार्किक भाषा के रूप में उन्होंने फ्रेंच भाषा का वर्णन किया। लैंग्वेज एंड अर्ज्ड, मतलब भाषा के रूप में वर्णन किया, एंड अर्ज्ड हिज स्टूडेंट्स टू प्रोटेक्ट इट, और अपने छात्रों से इसकी सुरक्षा करने का निवेदन किया। बिकॉज क्योंकि होल्डिंग ऑन टू वंस लैंग्वेज, किसी के भी भाषा पर पकड़ बनाए रखना, इज़ लाइक होल्डिंग द की टू देयर ओन प्रिजन, मतलब अपने खुद के जेल की चाबी को पकड़े रहना है, रहने के समान है। मतलब अपनी मातृभाषा को पकड़े रहना अपने जेल की चाबी पकड़े रहने के समान है। सिग्निफाइंग ए पथ टू लिबरेशन, मतलब एक स्वतंत्रता के मार्ग का प्रतीक है, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ, और अपनी सुरक्षा के मार्ग का प्रतीक है। तो ये तो मैंने किसका बताया बच्चों, ये मैंने बताया है कि एम हैमिल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। अथवा मान लीजिए आप इसको नहीं लिख पा रहे हैं, तब क्या करेंगे, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, चूहेदानी का विक्रेता कौन था, हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था। तो अथवा वाले का भी आंसर देख लीजिए, द रैट ट्रैप सेलर वाज ए पेडलर, चूहेदानी का विक्रेता एक फेरी वाला था। पेडलर मतलब क्या होता है, फेरी वाला या घुमक्कड़। एंड ही मेड रैट ट्रैप्स हिमसेल्फ, और वह चूहेदानियों को स्वयं बनाता था। क्या करता था, स्वयं बनाता था। बाय बेगिंग फॉर द मटेरियल वायर्स, यानी कि तारों को मांग करके क्या करता था, तारों को मांगता था, उन्हें स्वयं बनाता था। रिक्वायर्ड एट स्टोर्स एंड बिग फार्म्स, जिसे वह बड़े बड़े दुकानों या क्षेत्रों से प्राप्त करता था। द रैट ट्रैप इज ए शॉर्ट स्टोरी, चूहेदानी एक छोटी कहानी है, which is written by सलमा लेगरलॉफ, जो सलमा लेगरलॉफ के बारे में लिखा गया है, के द्वारा लिखा गया। देखिए यहाँ तक आपका आंसर हो गया, लेकिन इसको भी देख लीजिए। एंड इट इज़ ऑल अबाउट ए मैन पेडलर, और यह एक घुमक्कड़ फेरी वाले व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, हु लिव्स लाइक ए डाउन ट्रोडन लाइफ, जो एक बहुत ही दयनीय जीवन व्यतीत करता है, एज ए पुअर रैट ट्रैप सेलर, एक गरीब चूहेदानी के विक्रेता के रूप में। तो बच्चों ये तो हो गया पहला। विशेष करके एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि जो इसमें पहला क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार इसे पूछा जा चुका है। ये वाला आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इसे याद कर लेना, ज़रूर याद कर लेना।
इसके बाद में देखते हैं, हालांकि सारे क्वेश्चन को मैंने इम्पोर्टेंट ही लिया है, लेकिन ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बी वाले में देखिए, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ क्या था? क्या कहा कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ क्या था? व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, वह इसमें क्या पाते थे? अथवा कह रहा है, अथवा वाला बाद में देखना, क्योंकि अथवा का आंसर भी बाद में आएगा। तो देखिए, फॉर चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए, पर्टिकुलरली विशेष रूप से पुअर चिल्ड्रन गरीब बच्चों के लिए, इन सर कम्युनिटीज़ लाइक सीमापुरी, सीमापुरी जैसे समुदाय में, फीचर्ड इन द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि लॉस्ट स्प्रिंग कहानी में वर्णन किया गया है, ऐसे में सीमापुरी जैसे गरीब बच्चों के लिए गार्बेज रिप्रेजेंटेड ए ड्यूअल मीनिंग, कूड़ा एक दोहरा अर्थ प्रकट करता है, दो अर्थ प्रकट करता है। दो अर्थ कौन सा? ए ट्रीजर ऑफ पॉसिबिलिटीज मतलब संभावनाओं का एक संग्रह, एंड ए सोर्स ऑफ लिवलीहुड और जीविका का एक स्रोत भी। दो तरीके से बताया गया है, जीविका का स्रोत भी बताया गया है और संभावनाओं का संग्रह भी बताया गया है। दे वुड फाइंड वैल्यूएबल आइटम्स, वे बहुमूल्य कीमती वस्तुएं पा जाते थे। कौन कौन से? लाइक जैसे कि कॉइन्स मतलब सिक्के, नोट्स एंड सेलेबल मटेरियल्स, और कई कीमती धातुएं पदार्थ, सच है जैसे कि प्लास्टिक मतलब बेचने योग्य, सेलेबल मतलब बेचने योग्य, और कई बेचने योग्य धातु पदार्थ पा जाते थे, सच एज प्लास्टिक एंड ग्लास, जैसे कि प्लास्टिक और कांच, which provided them with money, जो उन्हें रुपए प्रदान करता था, एंड सस्टेंसेस और सामग्रियां प्रदान करता था। कूड़े में से वो बहुत सारी चीज़ें पाते थे, उन्हें बेचते थे और उनसे अपना सामान प्राप्त कर लेते थे। मान लीजिए आप इसको नहीं करना चाह रहे हैं, तो अथवा वाले पे आ जाइए। अथवा वाले पे कह रहा है बी का, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। डगलस ने पानी के भीतर अपना जीवन बचाने के लिए क्या किया? डगलस ने पानी के भीतर अपना जीवन बचाने के लिए क्या किया? तो देखते हैं बच्चों की क्या किया था। यहाँ से देखें अथवा वाले का, इन हिज फियरिंग एक्सपीरियंस, अपने भय के अनुभव में, इन द YMCA पूल, YMCA तालाब में, YMCA तालाब में अपने भय के अनुभव में, द ड्राउनिंग डगलस मतलब डूबते हुए डगलस ने अटेम्प्टेड टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन का बचाने का प्रयास किया, बाई स्ट्रेटाइजिंग ए बिग जंप, स्ट्रेटजिंग मतलब योजना बनाते हुए, ए बिग जंप एक बड़ी कूद की, एक बड़ी कूद की योजना बनाते हुए, फ्रॉम द पूल्स बॉटम तालाब के, टू द सरफेस मतलब तालाब के तली से सतह तक आने के लिए उन्होंने एक बड़ा कूद, बड़ी उछाल लगाने की योजना बनाई। देन इंटेंडिंग टू पैडल टू सेफ्टी, फिर सुरक्षा पूर्वक क्या बचने के लिए क्या करने का प्रयास किया, विचार बनाया कि वह विचार बना रहे थे कि हम पैडल यानी पैरों को चलाते हुए वहां तक पहुंच जाएंगे। ही वॉज अल्टीमेटली पैरालाइज्ड बाई पैनिक, वो घबराहट से संज्ञा शून्य हो गए थे, दर्द से संज्ञा शून्य हो गए थे, एंड फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट्स, और अपने प्रयासों में असफल हो गए। बट हिज स्ट्रेटजी शोड हिज डिजायर टू सर्वाइव, लेकिन उनकी योजना जीवित रहने की इच्छा को, उनकी इच्छा को दिखाती थी, दिखाया। इवन इफ हिज बॉडी वुडेंट कोऑपरेट, भले ही उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। अब देखते हैं बच्चों, लॉन्ग वाला आंसर आ गया, और लॉन्ग वाले आंसर में क्या कह रहा है? लॉन्ग वाले आंसर में कह रहा है, आंसर एनी वन क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, किसी भी एक प्रश्न का, यहाँ पर आपको दो प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको 80 शब्दों में देना है, और ये आपका बोर्ड परीक्षा में आता है 7 नंबर का। कितने नंबर का बच्चों? तो 7 नंबर का आता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुँचे, एंड व्हाट डिड ही डू देयर, और वहाँ उन्होंने क्या किया। ये नील की खेती वाला है, इंडिगो वाले पार्ट से है। तो देखते हैं, 5वां पार्ट है आपके सिलेबस में, गांधी जी वाज परस्यूडेड टू विजिट चंपारण बाई ए लोकल फार्मर राजकुमार शुक्ला।
गांधी जी को, परस्यूडेड मतलब होता है मनाया गया, गांधी जी को एक चंपारण के स्थानीय किसान के द्वारा चंपारण आने के लिए मनाया गया था। आफ्टर हुइच, जिसके बाद, ही वॉज इवेंचुअली कन्विंस्ड टू सी द सिचुएशन फॉर हिमसेल्फ, वह उस क्या किए, वह उस वहाँ की मतलब जो स्थितियाँ थीं उसे देख करके वो समझ गए थे, स्वयं समझ गए थे। एंड कंडक्ट ए सत्याग्रह, और उन्होंने एक सत्याग्रह कर दिया, आंदोलन कर दिया। ही वॉज देयर टू एड्रेस द ऑप्रेस्ड कंडीशंस ऑफ इंडिगो फार्मर्स, उन्होंने वहाँ पर वहाँ के जो दबे कुचले परिस्थितियाँ थी, किसकी, नील किसानों की दबी कुचली परिस्थितियों को संबोधित किया। हु वीआर फोर्स्ड बाई ब्रिटिश प्लांटर्स, जो अंग्रेजी जमींदारों के द्वारा मजबूर किए जाते थे, किस लिए, टू ग्रो इंडिगो, नील का उत्पादन करने के लिए मजबूर किए जाते थे। ऑन ये पोर्शन ऑफ देयर लैंड फॉर नॉमिनल कंपेंसेशन अंडर द तिनकठिया सिस्टम, मतलब कि अपने एक हिस्से पर नील की खेती, उस ज़मीन के उनके एक हिस्से पर नील की खेती का उत्पादन करने के लिए मजबूर किए जाते थे, जो उन्हें तिनकठिया प्रणाली के तहत होता था। थ्रू नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस, नॉन वायलेंट मतलब अहिंसात्मक, सिविल मतलब सविनय, डिसोबीडियंस मतलब अवज्ञा, यानी कि सविनय, अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा से ही लेड ए सक्सेसफुल कंपेरिजन टू एंड द एक्सप्लोइटेटिव सिस्टम, उन्होंने एक ऐसी विनाशकारी, एक्सप्लोइटेटिव मतलब विनाशकारी प्रथा का अंत कर दिया, उसमें अंत करने में सफल हुए। इम्प्रूव द फार्मर्स लिविंग कंडीशन, किसानों की रहन सहन यानी जो जीवन की परिस्थितियां थी उसको सुधारा। एंड अचीव जस्टिस, और न्याय को प्राप्त किया। मान लीजिए आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरा वाला कर देना, अथवा बी और ए दो में से कोई एक करना है। डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, तालाब पर डगलस के संघर्ष का वर्णन करो। व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, उन्होंने अपना जीवन बचाने के लिए क्या किया था, भैया उन्होंने अपना जीवन बचाने के लिए क्या किया था। तो डगलस स्ट्रगल एट द पूल वाज ए फाइट फॉर हिज लाइफ, तालाब पर जो डगलस का संघर्ष था वह जीवन के विरुद्ध एक लड़ाई थी, जीवन के लिए एक लड़ाई थी। एज ही वाज नियरली ड्राउन्ड, जब वह लगभग डूब चुके थे। आफ्टर बीइंग पुश्ड इनटू द डीप एंड ऑफ द YMCA पुल, YMCA तालाब के जब गहरे किनारे पर उन्हें ढकेल दिया गया, तो जैसा कि वो लगभग डूब चुके थे, फिर भी ये उनकी लड़ाई जो थी, संघर्ष जो था, वो जीवन के लिए था। टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। ही प्लान्ड टू हिट द बॉटम, उन्होंने तली पर अपने पैरों से प्रहार करने का अर्थात उछाल मारने का योजना बनाया। देन पुश ऑफ द एंड स्प्रिंग टू द सरफेस, और फिर वहाँ से उछलने के लिए और ऊपर सतह पर आने की योजना बनाई। व्हेयर ही वुड फ्लोट, जहाँ वो तैरते। एंड पैडल टू सेफ्टी, और सुरक्षा के लिए अपने पैरों को चलाते। फिर क्या कहा, दो ही ट्राइड टू स्क्रीम, यद्यपि उन्होंने चीखने का भी प्रयास किया था, स्क्रीम मतलब चीखना। एंड लुक फॉर रोप्स एंड लैडर्स, और रस्सियां या सीढ़ियों को भी तलाशा। ही कुड नॉट एंड ही कुड नॉट, फिर भी वह नहीं पा सके। एंड हिज स्ट्रेटजी डिड नॉट कम्प्लीटली वर्क, और उनकी योजना ने पूरी तरीके से कार्य नहीं किया था। बट लेकिन ही इवेंचुअली मैनेज टू गेट टू द एज, वो किसी प्रकार से किनारे पर आ गए। इन हिज फियरिंग एक्सपीरियंस, अपने इस भय के अनुभव में। इन द YMCA पुल, तालाब, YMCA तालाब में क्या हुआ, द ड्राउनिंग डगलस अटेम्प्टेड टू सेव हिज लाइफ, डूबते हुए डगलस ने अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया। बाय स्ट्रेटजाइजिंग ए बिग जंप फ्रॉम द पूल्स बॉटम टू द सरफेस, यानी उस सतह से, तालाब के
तली से ऊपर की ओर कूदने की एक योजना बनाते हुए, देन इंटेंडिंग टू पैडल टू सेफ्टी, फिर सुरक्षापूर्वक अपने पैरों से चलाते हुए उन्होंने ऊपर आने का प्रयास किया। देखिए बच्चों, क्लास को सभी लोग ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है और पढ़ाते पढ़ाते आप लोग खुद ही देखते हैं कि थकान के कारण आवाज़ भी हमारी भारी हो जाती है। तो आप लोग एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, और ये ध्यान रखिए सब्सक्राइबर तो बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब एक ही बार होता है, लेकिन लाइक एक हर बार का वीडियो किया जा सकता है, तो लाइक आप लोग ज़रूर करते रहिए। अब चलिए, लॉन्ग हो चुका, अब इसके बाद आता है पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में बच्चों अभी हम लोग प्रोज वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब पोएट्री वाला आ रहा है। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा, नीचे दिए गए स्टेंजा को पढ़िए, का पद्यांश को पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि पद्यांश क्या है बच्चों। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, यानी चाची जेनिफर की बाघ प्रेंस एक्रॉस ए स्क्रीन, एक स्क्रीन पर एक दृश्य पटल पर उछल कूद करते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, एक हरे भरे संसार में वह चमकते हुए पुखराज, टोपाज मतलब पुखराज होता है जो कि हल्के पीले रंग का होता है, एक चमकते हुए पुखराज नग के समान लगते हैं। दे, यहाँ दे होना चाहिए, दा हो गया है। दे डू नॉट फेयर द मैन बेनीथ द ट्री, वह पेड़ के नीचे के खड़े हुए व्यक्तियों से नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक चिवालरिक सर्टेनिटी, वह एक निश्चिततापूर्ण आकर्षक तरीके से गति करते हैं। चिवालरिक मतलब होता है मनमोहक तरीके से गति कर रहे हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है बच्चों कि हाउ डू जेनिफर्स टाइगर्स बिहेव, आंट चाची जेनिफर के बाघ कैसे गति करते हैं। तो देखते हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर्स मतलब चाची जेनिफर के बाघ बिहेव फेयरलेसली, मतलब कैसा कि फेयरलेसली अर्थात बिना किसी भय के व्यवहार करते हैं। कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास पूर्वक व्यवहार करते हैं। एंड मैजेस्टिकली और मालिकाना हक पूर्वक व्यवहार करते हैं। प्रांसिंग उछल कूद करते हुए, विद स्लीक चिवालरिक सर्टेनिटी एक निश्चिततापूर्ण आकर्षक तरीके से वह गति करते हैं। एंड और क्या कर रहे हैं, एंड नॉट फेयरिंग द मैन बीनीथ देम, और उनके नीचे अर्थात जो पेड़ों के नीचे खड़े हुए व्यक्ति हैं उनसे वे बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। तो ये उनका व्यवहार था बाघों का। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डू द टाइगर्स नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे खड़े हुए लोगों से बाघ क्यों नहीं डरते हैं। जो चाची जेनिफर के बाघ हैं वो पेड़ों के नीचे खड़े हुए व्यक्तियों से क्यों नहीं डर रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों की क्यों नहीं डरते। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, चाची जेनिफर के बाघ, डू नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे खड़े व्यक्तियों से नहीं डरते हैं। अच्छा, क्यों नहीं डरते हैं ये पूछा गया है। बिकॉज, क्योंकि दे आर सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंथ, फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस। दे आर सिंबल, व प्रतीक हैं, ऑफ स्ट्रेंथ मतलब क्षमता के, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के, एंड कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के। क्योंकि वह क्षमता, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं, इसलिए वे किसी से भी नहीं डरते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, हाउ डू द टाइगर्स पेस, बाघ कैसे गति करते हैं। बाघ जो हैं वो कैसे गति कर रहे हैं। टाइगर्स में पेस, बाघ गति कर सकते हैं टू एक्सप्रेस स्ट्रेस आर एनेक्सिटी, मतलब चिंता या तनाव को व्यक्त करने के लिए, फ्रॉम कॉन्फाइनमेंट मतलब जो एक नियंत्रण से होता है, एक नियंत्रण से होने वाले चिंता एवं तनाव को प्रकट करने के लिए वे गति कर सकते हैं। और टू शो एंटीसिपेशन, या फिर विरोध, या फिर किस लिए बच्चों, या फिर विरोध दर्शाने के लिए भी गति कर सकते हैं। एंड हाइटेंड अलर्टनेस, और उच्च चौकन्ना चेतावनी, इन देयर एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण में इनको दिखाने के लिए भी गति कर सकते हैं।
इस प्रकार से बच्चों ये जो स्टेंजा वाला क्वेश्चन होता है 2-2 नंबर का 3 क्वेश्चन होता है, जो कि आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। अगला कह रहा है, जो आपका 10वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोयम। किसी भी कविता का आप एक सेंट्रल आइडिया लिखिए, केंद्रीय भाव लिखिए। तो क्या कह रहा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। कौन सा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब कि सुंदरता का एक वस्तु। दूसरा क्या कह रहा है, कीपिंग क्वाइट, मतलब कीपिंग क्वाइट का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो कीपिंग क्वाइट मतलब शांति, शांति बनाए रखना। और तीसरा है ए रोड साइड स्टैंड, मतलब सड़क के किनारे की जो दुकानें होती हैं। और ये सभी पोयम आप लोगों का पढ़ाया जा चुका होगा, और वैसे भी चैनल पर ये सारे पोयम पढ़ाए जा चुके हैं, सेंट्रल आइडिया भी हो चुका है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले तो मैं ये वाले का अर्थात ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया करवा रहा हूँ। देखिए 5 पोयम हैं, पाँचों पोयम का आप लोगों को हर उसमें आएगा। तो कुछ ऐसे करवाए जा रहे हैं जैसे अभी मैं करवा दे रहा हूँ, उसके बाद ऐसे मौखिक समझा दिया करूँगा। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, द सेंट्रल आइडिया ऑफ जॉन कीट्स ए थिंग ऑफ ब्यूटी। जॉन कीट की कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी का जो सेंट्रल आइडिया है, इज मतलब है, क्या है, दैट ब्यूटी इज ए सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय एंड कंफर्ट, की जो सुंदरता की वस्तु है या सुंदरता है वो बाह्य, वो क्या है बच्चों, बाह्य प्रसन्नता और आराम का एक स्रोत है। यह स्वतंत्रता की वस्तु बाह्य प्रशंसा और बाह्य प्रसन्नता और आराम का एक स्रोत है। ऑफरिंग ए लास्टिंग रिफ्यूज फ्रॉम द सारोज एंड डिफिकल्टीज, जो सारो अर्थात दुख एंड डिफिकल्टीज और मुश्किलों से ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के, जो जीवन के दुख और मुश्किलों से एक कभी ना समाप्त होने वाला शरण प्रदान करता है। रिफ्यूज मतलब शरण प्रदान करना। ब्यूटीफुल थिंग्स यानी सुंदर वस्तुएं, वेदर फाउंड इन नेचर, चाहे वो प्रकृति में पाई जाती हों, आर ह्यूमन डीड्स या मनुष्यों के कार्यों में हों, पोजेज, पोजेज मतलब अधिकार रखती हैं, ए टाइमलेस क्वालिटी, एक समयहीन या ऐसा गुण जिसका कभी अंत ही ना हो। दैट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, जो क्षमता प्रदान करती हैं, सोलेस गंभीरता, एंड ए कनेक्शन टू समथिंग हायर, और कुछ उच्च गुणों वाले कनेक्शन अर्थात जोड़ को प्रदान करती हैं। फिर क्या है, अल्टीमेटली इनरिचिंग आवर लिव्स, जो विशेष रूप से हमारी रहन सहन को बढ़ाती हैं, एंड अपलिफ्टिंग द ह्यूमन स्पिरिट, और मानवता के मानवतावाद को ऊपर उठाते हैं। देखिए 3 है, 3 में से एक करा दिए हैं बच्चों, बाकी आप लोगों का अगले में फिर अगले मॉडल पेपर में करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 कह रहा है कि आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है लगभग। तो पहला क्या, हु वाज हैना, मतलब हैना कौन थी। हाउ डिड सी मेट सदाओ, वह सदाओ को कैसे मिली। क्या कहा गया कि हैना कौन थी और वह सदाओ को कैसे मिली। तो ये किसमें है बच्चों, ये आप लोगों का है उस वाले पाठ से। कौन से, ये आप लोगों का है जो आपका एक पाठ है द इनेमी। चलिए इसको देखते हैं। द इनेमी भी पढ़ाया जा चुका है चैनल पर। इसमें कह रहे हैं कि हना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ। हना कौन थी, तो डॉक्टर सदाओ की पत्नी थी। एंड ये करेक्टर इन द शॉर्ट स्टोरी द इनेमी बाई पर्ल बी पर्लेस बक, मतलब पर्लेस बक के द्वारा लिखा गया जो एक द इनेमी पाठ है, उसके एक प्रमुख पात्र भी है। सदाओ मेट, अब कहाँ मिली थी ये भी तो पूछा गया है। सदाओ मेट हैना इन अमेरिका, सदाओ अमेरिका में हैना को, मतलब हना को मिली थी, मतलब सॉरी सदाओ हना से अमेरिका में मिला था। एट ये पार्टी, एक पार्टी में, हॉस्टेड बाई एन अमेरिकन प्रोफेसर, जो एक अमेरिकी प्रोफेसर के द्वारा आयोजित किया गया था। ऐसे एक पार्टी में सदाओ हना को मिला था। और किसके लिए, फॉर फॉरेन स्टूडेंट, जो केवल विदेशी छात्रों के लिए किया गया था। दे डेवलप ए बॉन्ड, उन्होंने एक शर्त का विकास किया था। एंड सदाओ लेटर मैरिड हर इन जापान, और सदाओ ने बाद में उससे जापान में शादी किया था। आफ्टर इंश्योरिंग, इस बात का विश्वास हो जाने के बाद किया था कि सी वाज ए प्योर जापानीज वोमेन,
कि वह एक शुद्ध जापानी महिला थी। जब उसको इस बात का विश्वास हो गया तब उसने किया था। अथवा क्या कह रहे हैं बच्चों कि हु वाज द टाइगर किंग, बाघ राजा कौन था, एंड हाउ वाज ही नेम्ड सो, और उसका यह नाम कैसे पड़ा। दोनों में से आपको कोई एक करना है, चाहे ये वाला कर दीजिए कि सदाहना कौन थी और वह सदाओ को कैसे मिली, और चाहे आप इसे कर दीजिए कि टाइगर किंग कौन था और उसका यह नाम कैसे पड़ा। तो चलिए देखते हैं कि कौन था टाइगर किंग। द टाइगर किंग वाज द रूलर ऑफ द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम। बाघ राजा प्रतिबंधपुरम का शासक था। हुज बर्थ नेम वाज जिलानी जंग जंग बहादुर, जिसके पैदा होने के समय उसका नाम क्या था, जिलानी जंग जंग बहादुर था। जिसके पैदा होने के समय उसका नाम जिलानी जंग जंग बहादुर था। बट ही वाज नेम्ड द टाइगर किंग, लेकिन उसका नाम बाघ राजा पड़ा। कब पड़ा? आफ्टर बीइंग टोल्ड द एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषी के द्वारा बताए जाने के बाद, दैट हिज डेथ वुड बी काज्ड बाई ए टाइगर, कि उसकी मृत्यु, ज्योतिषी ने बताया कि उसकी मृत्यु एक बाघ के द्वारा होगी, और इसके बाद उसका बाघ राजा नाम पड़ गया। इन रिस्पॉन्स, इसके बदले में, टू दिस प्रोफेसी, प्रोफेसी मतलब होता है भविष्यवाणी, इस भविष्यवाणी के बदले में ही वोड टू किल ए 100 टाइगर्स टू डिफाई हिज फेट। डिफाई मतलब बदलना या हराना। उसने अपने भाग्य को हराने के लिए क्या किया, 100 बाघों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे 100 बाघों को मारना है। ए मिशन, एक योजना, दैट डोमिनेटेड हिज लाइफ, जिसने उसको, जो उसके जीवन में बनी रही, एंड अल्टीमेटली लेड टू हिज डिमाइस, और यही उसके पतन का भी कारण बनी। फुलफिलिंग द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, उसके उस भविष्यवाणी यानी ज्योतिषी के भविष्यवाणी को पूरा करते हुए उसका कारण भी बनी। अथवा देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। सैम ने चार्ली के लिए अपने पत्र में क्या लिखा था। या फिर हाउ डिड द अथर रीच अंटार्कटिका, लेखिका अंटार्कटिका कैसे पहुंची। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि सैम ने लिखा क्या था बच्चों। तो कह रहे हैं कि द इन हिज लेटर, अपने पत्र में, सैम रोट टू चार्ली, सैम ने चार्ली को लिखा, कन्फर्मिंग मतलब कन्फर्म करते हुए, निश्चित करते हुए कि ही वाज लिविंग ऑन द 3rd लेवल, कि वह तीसरे मंजिल पर रह रहा था। एंड इनकरेज्ड चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा, और चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा को उत्साहित किया टू कंटिन्यू लुकिंग फॉर इट, इसका निरंतर तलाश जारी रखने के लिए, सो दे कुड ज्वाइन हिम इन गैलिसबर्ग, ताकि वह उससे गैलिसबर्ग में मिल सकें। 1894 1894 में। ही मेंशनड, उसने ये भी सम्मिलित किया, दैट ही वाज लिविंग इन ए पीसफुल, कि वह एक शांतिपूर्ण, आइडियलिक मतलब भावनात्मक, सेटिंग मतलब व्यवस्था से रह रहा था। हैड स्टार्टेड ए हे एंड फीड बिजनेस, कि उसने इन सब से क्या किया था, एक चारे का व्यापार शुरू कर दिया था। एंड, और कुड हियर पीपुल सिंगिंग, लोगों को गाते हुए सुन सकता था। प्रोवाइडिंग ए कंक्रीट इमेज ऑफ हिज न्यू रियलिटी, अपनी एक नई वास्तविकता का एक ठोस चित्रण करते हुए उसने इस बात को भी स्वीकार किया था। तो बच्चों ये वाला लिखो, अथवा करके क्या है, अथवा करके कह रहा है कि हाउ डिड अथर रीच अंटार्कटिका, लेखिका अंटार्कटिका कैसे पहुंची। तो चलिए लेखिका को अंटार्कटिका पहुंचाते हैं। द अथर तिसानी दोषी, मतलब लेखिका तिसानी दोषी, रीच्ड अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंची, बाय ट्रेवलिंग फ्रॉम इंडिया, इंडिया से यात्रा करके, बाय प्लेन एंड कार, मतलब प्लेन और कार से, एंड देन बोर्डिंग ए रशियन रिसर्च विजल, और फिर एक रूसी रिसर्च यानी कि अनुसंधानिक जहाज में चढ़ करके वह अंटार्कटिका पहुंचा। प्लेन से भी गया, कार से भी गई, और एक रूसी अनुसंधान के जहाज में भी गई। कॉल्ड द एकेडमिक सोकाल्स्की, जिसे एकेडमिक सोकाल्स्की कहा गया, फॉर द जर्नी अक्रॉस द साउथर्न ओशियन, पूरे दक्षिणी महासागर की यात्रा करने के लिए। हिज ओएज, वोएज मतलब होता है समुद्री यात्रा, हर ओएज
उसकी समुद्री यात्रा इन्वॉल्व्ड ओवर 100 आवर्स ऑफ ट्रेवल, लगभग 100 घंटों की यात्रा में तक चलती रही। बाई वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के विभिन्न संसाधनों के रूप में उसकी यात्रा लगभग 100 घंटे से चलती रही। एंड क्रॉसिंग मल्टीपल टाइम जोन्स, और कई उसने समय क्षेत्र पार किया। कल्मिनेटिंग इन हर अराइवल ऑन द वास्ट आइसी कॉन्टिनेंट, उस विशाल बर्फीले महाद्वीप पर पहुंच करके उसका उत्साह अधिक बढ़ा हुआ था। अब देखते हैं बच्चों 12वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इस सप्लीमेंट्री से है लॉन्ग वाला। आंसर एनी वन क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और किसी एक का उत्तर आप लोगों को लगभग 80 शब्दों में देना है। व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम? बर्फ पर विद्यार्थी कार्यक्रम क्या था? क्या है बच्चों कि बर्फ पर विद्यार्थी कार्यक्रम क्या था? व्हाट वाज इट्स एम, और इसका लक्ष्य क्या था? प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग एक बार चैनल को सभी लोग लाइक कर दीजिए और यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग और आंसर इसका देखते हैं। आंसर क्या कह रहा है? आंसर कह रहा है कि द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, बर्फ पर विद्यार्थी कार्यक्रम, वाज एन एजुकेशनल इनिशिएटिव, एक शैक्षणिक व्यवस्था थी, एक शैक्षणिक प्रारंभ था, नवाचार था। इनिशिएटिव मतलब नवाचार था। दैट ऑर्गेनाइज्ड एक्सपेडिशंस, जिसमें कुछ भावनाएं, आशाएं जुड़ी हुई थी, संगठन था। टू द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स, जिसमें आर्कटिक क्षेत्र में और अंटार्कटिक क्षेत्र में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को ले जाना था। टू फोस्टर एनवायरनमेंट अवेयरनेस, उनके अंदर पर्यावरण की जागरूकता को, सुरक्षा की जागरूकता को बनाने के लिए ले जाना था। एंड इंस्पायर फ्यूचर लीडरशिप, और भविष्य का नेतृत्व करने के लिए उन्हें प्रेरित करना था। इट्स एम वाज टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स, इसका जो उद्देश्य था वो छात्रों को प्रदान करना था। क्या चीज़? विद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द पोलर रीजन्स, सबसे पहले ध्रुवीय क्षेत्र का अनुभव उन्हें प्रदान करना था। और क्या प्रदान करना था बच्चों? इसके साथ साथ एजुकेट देम ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को के बारे में शिक्षा देना था। एंड कल्टीवेट ये डीप अंडरस्टैंडिंग, और एक गहरा समझ विकसित करना था। एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्लानेट, और उस इस ग्रह के लिए क्या करना था? सम्मान प्रकट करना था, सिखाना था। टू प्रोमोट इन्वायरमेंटल स्टुअर्डशिप, मतलब कि जो पर्यावरणीय सुरक्षा के बिंदुओं को समझने के लिए प्रोत्साहित करना था। एंड इंस्पायर एक्शन, और प्रेरणास्पद कार्य करने के लिए था। इसके बाद में टू एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट द यूनिक एंड फ्राजिल इकोसिस्टम्स ऑफ द पोलर रेंज, मतलब छात्रों को अद्भुत और नाजुक पर्यावरणीय व्यवस्था को, ध्रुवीय क्षेत्र की पर्यावरणीय व्यवस्था को के बारे में शिक्षित करना था। एंड द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी समझाना था। अथवा कह रहे हैं बच्चों बी वाले में से, जो आपको यानी ये करना है या फिर बी करना है। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तृतीय तल क्या था? हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय साइकियाट्रिस्ट, इसे साइकियाट्रिस्ट के द्वारा इसका वर्णन कैसे किया गया, मनोचिकित्सक के द्वारा इसका वर्णन कैसे किया गया? तो क्या कह रहे हैं? द थर्ड लेवल मतलब तृतीय तल वाज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोटागोनिस्ट चार्लीज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। डिस्क्राइब मतलब वर्णन किया गया बाय द प्रोटागोनिस्ट चार्ली साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, साइकियाट्रिस्ट मतलब चार्ली के एक मनोवैज्ञानिक मित्र के द्वारा इसका भविष्यवाणी किया गया, इसके बारे में संभावनाएं प्रकट की गई। सैम, उसका नाम क्या था? सैम। एज ये वेकिंग ड्रीम, उसने क्या बताया कि एक दिवा स्वप्न था। विश फुलफिलमेंट मतलब इच्छाओं की पूर्ति के लिए था। एंड ये टेम्परेरी रिफ्यूज, और एक अस्थायी शरण था। फ्रॉम द स्ट्रेसेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार के चिंताओं से, तनावों से बचने का एक स्थान था। इट सिंबलाइजेज ए साइकोलॉजिकल एस्केप टू द पीसफुल सिंपलर पास्ट ऑफ 1894,
ये प्रतीक है, किसका प्रतीक है? एक मनोवैज्ञानिक रूप से बचने का, किससे मतलब बच करके जाने के लिए शांतिपूर्ण और साधारण अतीत में 1894 के साधारण और अतीत में जाने का एक माध्यम था। ए डेस्टिनेशन ऑफ फैंटेसी मतलब कल्पनाओं का एक लक्ष्य था, रेदर देन ए फिजिकल प्लेस, जो कि एक मतलब शारीरिक या कह सकते हैं भौतिक स्थान की अपेक्षा कल्पनाओं का एक लक्ष्य था। रिप्रेजेंटिंग द डिजायर फॉर ए मोर ट्रैंक्विल एग्जिस्टेंस, एक अधिक शांतिपूर्ण साधारण ढंग से रहने का एक क्या बताता है? अस्तित्व बता रहा है। एमिडेस्ट द एनेक्सिटीज ऑफ 1950s लाइफ, 1950 के चिंताजनक जीवन के बीच में उस समय का वर्णन किया गया है। साइकेट्रिस्ट सैम एक्सप्लेन्स मतलब मनोचिकित्सक सैम व्याख्या करता है दैट इट इज ए रिट्रीट फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक, कि यह पदार्थों से, भावनात्मकताओं से मतलब पदार्थों से या भौतिकता से, स्ट्रेसफुल मतलब कि तनावपूर्ण जीवन, एंड वारफील्ड और युद्धों से परिपूर्ण वर्ल्ड मतलब संसार का से एक बचने का, बाहर निकलने का विचार था। ऑफ द प्रेजेंट टू ये टाइम ऑफ ग्रेटर ट्रैंक्विलिटी एंड सिंपलिसिटी, मतलब वर्तमान की इन सभी चीज़ों से निकल करके एक शांतिपूर्ण सुरक्षात्मक पूर्ण स्थान पर पहुंचने का एक विचार था। इस प्रकार से बच्चों एक कंप्लीट मॉडल पेपर हम लोगों ने देखा। आशा है आप लोगों की परीक्षा में बहुत अधिक योगदान देगा। अभी आप लोगों का बहुत सारा ऐसे ही मॉडल पेपर करवाया जाएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो आपकी परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा। 100% की तो मैं नहीं चांस ले सकता हूं, लेकिन अगर इससे बाहर भी आएगा तो पैटर्न आपका लगभग यही रहेगा और यही सब प्रश्न आएंगे। जब बहुत सारे करवाए जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो उन समस्त प्रश्नों को पाने के लिए, उन समस्त मॉडल पेपर को पाने के लिए, हिंदी विषय का भी पाने के लिए, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, साथ ही साथ इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।